हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी बायोलॉजी की सेकंड क्लास। इससे पहले हमने बायोलॉजी की एक क्लास और लगाई है जिसमें हमने बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो कौन सी बुक आपके साथ साइंस पब्लिकेशन की एक बुक बताई थी वो, और नोट्स आपको मैंने बताया था कि हमारे चैनल पे बोर्ड पे पूरे लिख के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि बोर्ड पे कुछ कुछ टॉपिक बोर्ड पे इसलिए लिख दिए जाएंगे क्योंकि बायोलॉजी बिल्कुल ये देखा जाए कि बहुत सारी थ्योरी है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो थ्योरी उसके अंदर कम है और टॉपिक भी कम है, तो हम सीधा उसको लिखते हुए यानी आप नोट्स बनाते हुए हम उसको सीधा समझ सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी की बात करें उसके दो पोर्शन हैं, ए और बी पोर्शन। बी पोर्शन में हम जेनेटिक्स से यानी आनुवंशिकता के टॉपिक से आज हमारी क्लास को चालू करेंगे। तो अब इसमें क्या है कि इतना सारा मतलब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हो कि इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे आते हैं, आनुवंशिकी। अब आनुवंशिकी क्या है, इसके देखो अपने सिलेबस में लिखा है कि आनुवंशिकी, मेंडल के नियम और कुछ शब्दावली। तो हम सबसे पहले आनुवंशिकी की परिभाषा को देखेंगे, इसके बाद कुछ शब्दावली है इम्पोर्टेंट, यानी उन शब्दावली से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उन शब्दावली को देखेंगे हम। इसके बाद में देखेंगे कि मेंडल के नियम क्या कहते हैं। मेंडल के 3 नियम थे उनको देखेंगे हम, जैसे प्रभाविता का नियम है, स्वतंत्र अव्यूहन का भी नियम है और पृथक्करण का नियम है। तो उन तीनों नियमों को देखेंगे। इससे पहले हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं आनुवंशिकी की, यानी आनुवंशिकी है क्या। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ समझाता हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ ही अपने नोट्स बना सकते हो। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं वेरिएशन यानी विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, आनुवंशिकी की परिभाषा एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, ठीक है, और विभिन्नता यानी वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बाद जनकों यानी माता पिता, जनक का मतलब क्या है, माता पिता से संतति यानी बच्चों में लक्षणों का जाना या उन लक्षणों का संचरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। इस पॉइंट को समझते हैं। देखो परिभाषा बता दी हमने, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकताएं और पाए जाने वाली विभिन्नताओं को यानी वेरिएशन का जब अध्ययन किया जाता है तो हमें इसको क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है या जेनेटिक्स। इसी प्रकार जब कोई माता पिता है, ठीक है, जनक है, और उनके लक्षण, जैसे यदि माता पिता गोरे हैं तो बच्चा गोरा होगा, अगर वो काले हैं तो काला, अगर वो माता पिता होशियार है, इंटेलिजेंट है, तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे, होशियार होंगे। तो जनकों यानी माता पिता से संतति यानी बच्चों में लक्षणों का जाना, इन लक्षणों का संचरण करना, लक्षणों का जाना या लक्षणों का संचरण करना आनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। अब इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करें, इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि हमें बिल्कुल परिभाषा से तो क्वेश्चन कम ही पूछेगा, हमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखना है। आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जोहान मेंडल को कहा जाता है, अर्थात आनुवंशिकता का जनक या आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियम दिए थे। ठीक है, मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकी के नियम किसने दिए थे, मेंडल ने। तो आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जोहान मेंडल को कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आनुवंशिकता शब्द या जो आनुवंशिकी शब्द है ये मेंडल ने यूज नहीं किया था, ये डब्ल्यू वेटसन ने यूज किया था। इसलिए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक हमसे पूछे, आधुनिक आनुवंशिकी का अगर हमसे जनक पूछे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू वेटसन। तो ये लिखें, आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जोहान मेंडल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बताया, क्यों सबसे पहले आनुवंशिकी के बारे में अध्ययन किया और इसकी जानकारी दी थी मेंडल ने। इसके बाद देखें कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वेटसन ने किया, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करें कि हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सब जानते हैं कि आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जोहान मेंडल को कहा जाता है,
लेकिन अगर हमें पूछ लें कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आधुनिक शब्द यानी आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू बेटसन ने किया, इसलिए इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आप इतना उतार लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एलील क्या होते हैं, युग्म विकल्पी क्या है, लोकस क्या है, जीन क्या है, विषम युग्मजी क्या है, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। अभी हम सारी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, इसके बाद मेंडल के नियम पे आएंगे, क्योंकि पहले हमें परिभाषा समझनी पड़ेगी, वरना मेंडल के नियम में सीधे इस तरह से आ गया कि सम युग्मजी था, विषम युग्मजी था, या फिर संकरण करवाया, क्रॉस करवाया, तो हमें वो परिभाषा पहले देखनी पड़ेगी, वरना सीधा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार लीजिए, इसके बाद मैं इसको रफ करके एलील, युग्म विकल्पी, उनके बारे में जानकारी देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, एक बार इसको पूरा वापस पढ़ लेता हूँ ताकि आप जल्दी से लिख लेना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक कहा जाता है। जनक यानी माता पिता से संतति में जब लक्षणों का जाना क्या कहलाता है, आनुवंशिकता। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का जो ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकी का जनक ग्रिगोर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और आनुवंशिक जो शब्द है वो सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने? डब्ल्यू बेटसन ने। इसलिए आधुनिक आनुवंशिकी का जनक डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं जीन किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी आपकी और परिभाषाएं काम आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं जीन क्या होता है। ठीक है, जीन क्या है कि आनुवांशिक क्रियात्मक इकाई होती है, यानी क्रियात्मक वो जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। यानी आनुवांशिकी की आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई, आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। कौन सी इकाई हो जाएगी? ये क्रियात्मक इकाई। आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई लिखना था यहाँ पे, सॉरी, क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। इसके बाद में दूसरी परिभाषा देख लेते हैं हम कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी क्या कहलाता है। सम युग्मजी, ठीक है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। देखो समयुग्मजी क्या होता है, यानी जब अलग अलग लक्षणों को, जब विपर्यासी लक्षणों को या अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। और अगर विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन यदि अलग अलग प्रकार के हैं तो उसको विषम युग्मजी कहा जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जब समान प्रकार के होते हैं, जब समान प्रकार या एक ही प्रकार के या एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन
जब समान प्रकार के अर्थात उस जीन के युग्म को, ठीक है, एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। किसको? यानी जीन के युग्म को, जीन के युग्म को क्या कहा जाता है? समयुग्मजी कहा जाता है। इसके बाद में आपका आ जाएगा विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, ये आ जाएगा हमारा विषम युग्मजी। अब इसमें क्या हो जाएगा? विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन, विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले, विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जब अलग अलग प्रकार के होते हैं, जब अलग अलग प्रकार के होते हैं तो जीन के उस युग्म को, तो जीन के उस युग्म को, जीन के उस युग्म को विषम युग्मजी कहा जाता है। विषम युग्मजी कहा जाता है। तीनों परिभाषा वापस देखते हैं। देखो, जीन आनुवांशिक की, यानी जो आनुवांशिकता हम पढ़ते हैं उसकी जो क्रियात्मक इकाई है, क्या हो जाएगा? ये क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। हमें इन परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जा सकता है, परिभाषाओं से कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन जो मेंडल के नियम समझने हैं उनके लिए ये डेफिनेशन, ये परिभाषाएं, यानी कुछ ये टर्म हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। इसके बाद समयुग्मजी, विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जब समान प्रकार के होते हैं, यानी एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको समयुग्मजी कहा जाता है। इसके बाद विषम युग्मजी, विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन जब अलग अलग प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उस जीन के युग्म को विषम युग्मजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम युग्मजी। तो जीन की समयुग्मजी और विषम युग्मजी की ये तीन डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, क्योंकि मेंडल के नियम में हमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक सिंपल तरीके से, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप से बनता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जल्दी से उतार लें। इसके बाद रहेगा हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप कहलाता है और जीनोटाइप होता है वो आपका जीन प्रारूप कहलाता है। इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब मेरे साथ साथ में जब मैं लिखता हूं उसके साथ साथ में ही लिखते रहें और आपके नोट्स बनाते रहें। अगर मतलब ज़्यादा टाइम दिया जाए लिखने का तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। और समयुग्मजी और विषम युग्मजी की परिभाषा आप लिख लें साथ में ही। देखो, अब परिभाषाएं तो बहुत सारी है, परिभाषाएं तो कितनी सारी है, यानी कुछ बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो अपने काम आएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं लिखवा रहा हूँ। इसके बाद में हम लिखते हैं फिनोटाइप, ये आपका चौथा हो जाएगा। फिनोटाइप जिसको कहा जाता है लक्षण प्रारूप, जिसको क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप। यानी ये क्या हो जाएगा? बाह्य आकारिकी या बाहर का जो लक्षण प्रकट या प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। ये हो जाएगा बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी को के लक्षण, बाह्य आकारिकी के लक्षण प्रदर्शित करना, बाह्य आकारिकी के लक्षण प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? फिनोटाइप
फिनोटाइप कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे आकार, इसके बाद रंग हो गया, या मतलब और भी बहुत सारे, तो जनरली हमें आकार, रंग, इसके बाद लंबाई है, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसमें। तो फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप बाह्य आकारिकी के लक्षण प्रदर्शित करना फिनोटाइप कहलाता है, जैसे आकार, रंग आदि। इसके बाद में हम पढ़ते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप नाम से स्पष्ट है, जीनोटाइप ये है आपका जीन प्रारूप। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जीन प्रारूप। और इसमें देखना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपके, देखो अगर इसमें चाहे तो जीन की संरचना या जीन का जो आनुवांशिक संगठन है उसको प्रदर्शित करना। किसी जीव की आनुवांशिक संगठन को प्रदर्शित करना। देखो जीनोटाइप यानी उसे जीन से रिलेटेड किसी जीन के आनुवंशिक संगठन या आनुवंशिक संरचना, क्या हो जाएगा? किसी जीन के आनुवंशिक संगठन या उसकी आनुवंशिकी की जो संरचना होती है उसको प्रदर्शित करना जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। जीनोटाइप कहलाता है। इस प्रकार हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी, यानी 5 इतने काफ़ी। इसके बाद एलील क्या है, युग्म विकल्पी क्या है। एलील युग्म विकल्पी है। एकल संकरण क्या है, द्विसंकरण क्या है, वो जब मेंडल के नियम पढ़ते रहेंगे तो उनके साथ में वो परिभाषा, हम थोड़ी थोड़ी और परिभाषा लिखते रहेंगे और उनको समझते रहेंगे। इसको आप उतार लें। और इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। मेंडल के आनुवांशिकी के नियम 3 हैं, तो हम वहाँ से अब इसको रफ कर लेता हूँ मैं। और अब हम पढ़ते हैं मेंडल के आनुवांशिकी के नियम। अब इसको एक बार जल्दी से उतार लें, मैं इसको रफ कर लेता हूँ। इस प्रकार हमने सभी परिभाषाओं को पढ़ लिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी अपने जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, या फिर मेंडल के नियम के पढ़ने के लिए वो परिभाषाएं हमें जरूरी थी। तो अब आते हैं मेंडल के नियम पे। मेंडल के 3 नियम है। पहला है प्रभाविता का नियम। ठीक है, अब मैं तीनों नियम को एक साथ अगर समझा देता हूँ तो मेंडल के जो 3 नियम हैं उसमें है पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम या फिर विसंयोजन का नियम कहा जाता है इसको, नहीं वो तीसरा नियम है, और दूसरा है का पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम है। अब पहला जो नियम है आपके प्रभाविता का नियम, इसको पूरा रटने से अच्छा है अपन सिंपल सा फंडा अगर इसको समझे। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या आता है थ्योरी और ये नहीं आके वो थोड़ा बना के पूछ सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से अपने माता पिता हैं, ठीक है, अपने मम्मी पापा है, यदि उनके लक्षण एक संतति के अंदर मतलब हमारे के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, तो अगर कहने का मतलब है कि वो लक्षण, उनमें से कुछ लक्षण होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ लक्षण, सारे के सारे लक्षण ऐसा नहीं प्रभावी हो जाए, कुछ लक्षण होते हैं वो दबे रहते हैं, तो वो हमारे बच्चों में यानी F2 पीढ़ी में आते हैं। तो वो लक्षण उपस्थित जरूर है जिसमें अगर माता पिता गोरे हैं, अगर उनकी संतति जो संतान उत्पन्न हुई यदि वो गोरी नहीं है, ठीक है, या फिर वो मतलब हल्की सावली है, तो उनका बच्चा जो कहने का मतलब जो दादा के गुण है वो उसके पोते में आ सकते हैं, F2 पीढ़ी में वो जरूर दिखाई दे सकते हैं। देखो इसको इस तरह से समझे, यानी प्रभाविता का नियम क्या है, यानी कोई एक गुण प्रभावी हो जाता है और दूसरे को दबा देता है। इस नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों
के जोड़े में से एक नर कारक एवं दूसरा मादा कारक से आता है। कहने का मतलब जिस तरह कोई संतान उत्पन्न हुई, उनमें जो गुण होते हैं या जो कारक उपस्थित होते हैं, वो एक कारक तो उसके माता से और दूसरा उसके पिता से आता है, अर्थात नर कारक और मादा कारक से। दूसरे पॉइंट को बात करते हैं कि इन कारकों में से कोई एक कारक के गुण, इन कारकों में से किसी एक कारक के गुण होते हैं वो दूसरे कारक के गुण को दबा ही देते हैं, जिससे प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी कोई एक कारक के गुण होते हैं, जिस तरह से यानी प्रभावी लक्षण होते हैं वो उसको दबा देते हैं, तो वो प्रभावी लक्षण किस में दिखाई देंगे? F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण होते हैं उसमें अवश्य उपस्थित होते हैं, उपस्थित जरूर होता है, लेकिन वो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई, कहाँ दिखाई देते हैं? F2 पीढ़ी में। लेकिन अप्रभावी लक्षण जिनका प्रभाव नहीं हो पाया, वो गुण उपस्थित होते हैं जो कि F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ये मेंडल के प्रभाविता का पहला नियम है। मैं बोल रहा हूँ, इसको मेरे साथ ही आप नोट डाउन कर ले वापिस। ये नियम के अनुसार संतान में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है, अर्थात जो लक्षण होते हैं वो माता पिता दोनों से आते हैं। इनमें से कोई एक कारक के गुण होते हैं ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तो दूसरे कारक के गुणों को क्या करते हैं? वो दबा देते हैं। इसलिए प्रभावी हो जाता है तो प्रभाविता का नियम कहा गया। लेकिन जो अप्रभावी लक्षण है वो उसमें उपस्थित होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो F2 पीढ़ी में जाके जरूर दिखाई देते हैं। तो अप्रभावी गुण उपस्थित होते हैं जो कि F2 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इसके बाद लिखते हैं, ये F1 पीढ़ी की बात करते हैं। ये शुद्ध लंबे पौधे लिए कैपिटल T और कैपिटल T से, और ये मतलब ये बेसिक चीज़ होती है कि अगर यहाँ से जब क्रॉस करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम हम इसी तरह का लेंगे। तो यानी अगर इसको लंबे ले लिए, ठीक है, तो इसको बोने ले लिए, यानी लक्षण लगभग बोने और लंबे यानी लंबाई का लक्षण होना चाहिए। किसका लक्षण होना चाहिए? लंबाई का लक्षण होना चाहिए। तो ये शुद्ध लंबे यानी कैपिटल T और कैपिटल T हो गया। देन इसके बाद शुद्ध बोने यानी स्मॉल t और स्मॉल t हो गया। जब इनका आपस में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। जब इनका आपस में क्रॉस करवाया या संकरण करवाया तो किस चीज़ का? ये हो गया t और यानी कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t F1 पीढ़ी। अब ये क्या है? ये जो पौधा होगा ये होगा आपका लंबा। कैसा होगा? लंबा। इसको हम कह सकते हैं ये जो पौधा है वो लंबा होगा। लेकिन इसके साथ में शुद्ध बोना T भी जोड़ गया है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये विषम युग्मजी होगा। कैसा होगा? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी की परिभाषा मैंने आपको बताई, ये विषम युग्मजी लंबा होगा। विषम युग्मजी लंबा या फिर अशुद्ध लंबा कह सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत गुण किसके आगे है? बोने के। कहने का मतलब प्रभावी, जिस तरह से अगर माता पिता लंबे हैं, ठीक है, तो या फिर कोई एक छोटा है, कहने का मतलब ये जो लंबा था और ये बोना था, यहाँ पे प्रभावी कौन हो गया? लंबा। लेकिन गुण किसके उपस्थित हैं? बोने के भी गुण उपस्थित हैं, तो इसको कहा जा सकता है अशुद्ध लंबा। अशुद्ध लंबा, इसको हम अशुद्ध लंबा या फिर विषम युग्मजी लंबा भी कह सकते हैं। और ये F1 पीढ़ी थी, ठीक है। अब देखें इसमें, अब मेंडल ने क्या करवाया? ये अशुद्ध लंबा प्राप्त हो गया। इसने देखा कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें तो कोई एक ही लक्षण प्रभावी हुआ, कौन से? लंबे वाला। इसका मतलब इसके अंतर्गत इस कैपिटल T और स्मॉल t जो F1 पीढ़ी थी, अशुद्ध लंबा पौधा था, उसके अंदर बोने, शुद्ध बोने के गुण छुपे हुए हैं जो कि हमें दिखाई नहीं दिए हैं। तो इन्होंने क्या करवाया? स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है आपस में F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी का ही क्रॉस करवा देना, यानी T और स्मॉल t इन दोनों का ही आपस में क्रॉस करवा दिया तो वो हो गया स्वपरागण। तो मेंडल ने क्या किया? देखें, ये कैपिटल T होगी और ये स्मॉल t, और यहाँ पे कैपिटल T और यहाँ पे स्मॉल t, इन आपस में क्या करवा दिया? स्वपरागण। क्यों? क्योंकि मेंडल ने सोचा कि पहली पीढ़ी में अशुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, यानी बोने के गुण कहा गया, यानी बोने पौधे के जो गुण थे वो छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में जरूर दिखाई देंगे। तो इसने प्रयोग किया और बता दिया कि वो दूसरी पीढ़ी में जरूर आगे आ जाते हैं। तो देखो,
इस टी और इस टी का जब आपस में क्रॉस करवाया तो हमें कैपिटल टी प्राप्त हुआ। कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा पौधा, कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा पौधा। इसके बाद में आपकी ये आ जाएगा कैपिटल टी, ठीक है, और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो स्मॉल टी आया, लेकिन अभी भी कौन सा है कैपिटल टी साथ में, तो ये भी लंबा ही होगा। इसके बाद में कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं, तो कैपिटल टी आया और स्मॉल टी, तो साथ में कौन सी चीज़ है, अभी भी कैपिटल टी है, तो ये लंबा होगा। और अब इन दोनों का संकरण करवाया, स्मॉल टी और स्मॉल टी का, तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी यानी दोनों ही छोटा आ गया। तो अब F2 पीढ़ी में गुण आया कि नहीं आया, यहाँ जो गुण छुप गया था हमें बोना पौधा मिल गया, यानी F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या हो गया, बोने पौधे के जो गुण छुप गए थे, अप्रभावी थे, वो प्रभावी होके F2 पीढ़ी में हमें दिखाई दिए। अब हमें देखना है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। परिभाषा मैंने आपको बताई। अब एग्जाम में जो पूछा जाएगा हमें मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है उनमें फिनोटाइप और जीनोटाइप से क्वेश्चन बनता है आपका। यहाँ देखें, देखो जो आपका फिनोटाइप होता है उसका मतलब होता है लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, और जीनोटाइप का मतलब होता है जो इसके जीन संगठन की जो संरचना होती है, यानी जो आनुवंशिकी की संरचना होती है उसके बारे में जो बताता है वो आपका हो जाएगा जीनोटाइप, या जीन संरचना या जीन संगठन के बारे में। तो इस पूरे नियम को एक बार अब उतार ले, इसका रब करने के बाद हम इसको देख लेंगे कि इसका जीनोटाइप क्या है और इसका फिनोटाइप क्या है। इसको उतार ले आप एक बार। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ से इसको मैं रब कर लेता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले साथ में ही। ये मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविता का नियम, ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखना है। अगर यहाँ पे सीधा देखें तो जिस तरह से तीन लंबे हैं और एक बोना है, तो ये इनकी आकारिकी हो गई, यानी फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, 1 अनुपात में तो टी आ जाएगा, 2 अनुपात में ये, और 1 अनुपात में ये आ जाएगा। इसको रब करके यहाँ लिख लेते हैं। अब ये पूरा उतार ले पर इसको पूरा पढ़ भी लेता हूँ। इस नियम के अनुसार संतान में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक नर एवं दूसरा मादा से आता है। एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी हो जाता है। जो अप्रभावी होता है वो यानी होता जरूर है उसके अंदर, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। F1 पीढ़ी में दिखता नहीं है, तो कहाँ जाके दिखेगा, F2 पीढ़ी में। ठीक है, और F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हुए उसको विषम युग्मजीय लंबा या फिर अशुद्ध लंबा कह सकते हैं। अब इसका जो आपका है फिनोटाइप, इसको इंपॉर्टेंट करें। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। तो लक्षण कैसे हैं, लंबा और बोना के लक्षण हैं। लक्षण कैसे हो जाएंगे, लंबे और बोना, तो ये हो जाएगा लंबा अनुपात बोना। तो लंबे कितने हैं, 1, 2 और 3। लंबाई लंबे देखो 1, 2 और 3, तो 3 तो लंबे हो गए। ठीक है, और इसके बाद में बोने कितने हैं, तो 1 ही बोना है, तो 1 बोना हो गया। इसके बाद में ये तो होगा फिनोटाइप। इसके बाद जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप आपका जीन प्रारूप। क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया जीन प्रारूप। अब जीन प्रारूप में हमें इनकी संरचना देखनी है, मतलब जीन का संगठन कैसा है भाई। तो टी और टी के अनुपात में देखेंगे। इसके बाद में टी और मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, और अनुपात स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ देखें टी कितना है, 1 ही है, तो ये हमने 1 लिख लिया। इसके बाद में आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं, तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद में स्मॉल टी और स्मॉल टी कितने हैं, तो 1 है।
तो ये इनका जीन प्रारूप हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें, एक तो ये वाला प्रारूप और ये वाला प्रारूप, इसको आप इंपॉर्टेंट कर ले। इन दोनों चीजों को इंपॉर्टेंट करें, क्योंकि मेंडल के नियम से जो पूछने वाली चीज है वो यही है आपकी। इसका जीन प्रारूप और मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो ये पूरा हमने मेंडल का नियम पढ़ लिया, पहला जो प्रभाविता का नियम था। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा आपका विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। इसको एक बार उतार ले। अब इस जीनोटाइप और फिनोटाइप को उतार ले। ये लंबा, ये बोना, यानी लक्षण प्रारूप थे, और ये जीन प्रारूप है इनका। इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसको उतार ले जल्दी से। इसके बाद में मैं इसको रब कर लेता हूँ इतनी देर। ठीक है, इसको भी रब कर लेते हैं। अब देखना कि दूसरा नियम क्या है इसका। जो दूसरा नियम है ये है आपका विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या फिर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पृथक्करण का नियम। अब ये विसंयोजन और पृथक्करण का नियम क्या है, देखो इसमें देखना कि पृथक्करण का नियम या भी इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। देखो, जब युग्मकों का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक या मादा युग्मक का जब निर्माण होता है, जब उनका डिसाइड होता है कि नर युग्मक होगा या मादा युग्मक होगा, ऐसे समय में जब जीन का जब जोड़ा जाता है, यानी युग्मक का जब जोड़ा जाता है, तो कभी भी दोनों एक साथ नहीं जाते। कभी भी युग्मक के निर्माण में दोनों भाग नहीं लेते, कोई एक ही जाता है। ठीक है, या तो वो नर कारक जाएगा या फिर मादा कारक जाएगा। तो ऐसे समय में एक कारक दूसरे कारक से बिल्कुल अलग हो गया, पृथक हो गया, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब विसंयोजन भी, मतलब इसका नाम है संयोजन यानी जोड़ना, विसंयोजन यानी अलग होना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना और विसंयोजन का मतलब होता है उनका अलग होना। तो युग्मक के निर्माण के समय जब दो कारक जाते हैं तो दोनों कारक एक साथ नहीं जाते, कोई एक कारक जाएगा जो कि युग्मक का निर्माण करेगा, जिसे नर कारक जा सकता है या फिर मादा कारक जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं कि शुद्धता का क्यों कहते हैं। क्योंकि जब कोई दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक की एक अलग अलग अपनी पहचान होगी, प्रत्येक की अपनी अपनी एक शुद्धता होगी। जब शुद्धता दोनों अलग होंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा, इसलिए इन्हें शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और अलग हो जाता है इसलिए इसे युग्मकों का पृथक्करण का नियम या युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि जब युग्मकों के निर्माण के समय, युग्मकों के निर्माण के समय एलील या युग्म विकल्पी में से कोई एक ही, जब युग्मकों के निर्माण के समय एलील या युग्म विकल्पी में से कोई एक ही युग्मक या आप इसको जीन भी बोल सकते हो या फिर एलील, ठीक है, कोई एक ही युग्मक या जीन युग्मक
के पास जाता है और युग्मक का निर्माण करता है। यानी नर युग्मक या फिर मादा युग्मक की बात चल रही है, ठीक है। यानी जब युग्मकों का निर्माण होता है या युग्मकों का जब निर्धारण होता है, ठीक है, तो उनके निर्माण के समय एलील या युग्म विकल्पी में से कोई एक ही युग्मक या जीन होता है या युग्मक के पास जाता है और युग्मक का निर्माण करता है। ये जो परिभाषा लिखी है, ये जो लैंग्वेज लिखी है, अपने हिसाब से लिखी, आपको समझना है। दो होते हैं, कोई एक ही जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग। दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं, दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक और प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है। इसलिए इसे पृथक्करण, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया था, इसलिए इसे पृथक्करण या युग्मकों का शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों युग्मक क्या हो रहे हैं, दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों के पृथक्करण का नियम, युग्मकों के क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। इस पूरे को मैं वापिस पढ़ता हूँ। विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम क्या है, जब युग्मकों के निर्माण के समय एलील या युग्म विकल्पी में से कोई एक ही युग्मक या जीन एलील युग्मक के पास जाता है और युग्मक का निर्माण करता है, यानी युग्मक के डिसाइड में, ठीक है। और दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों का पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार हमने मेंडल के दो नियम पढ़े, ये इसका दूसरा नियम हो गया। तीसरा है वो आपका है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तीसरा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, ठीक है। अब स्वतंत्र अव्यूहन नियम को अगर मैं समझाऊं तो इसमें इस तरह से हो जाएगा कि प्रत्येक विपरीत लक्षण, यानी जो अलग अलग जितने भी प्रकार के लक्षण थे, यानी मेंडल ने कितने लिए थे, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को चुना था, ठीक है। कोई जुर्रीदार थे, तो कोई गोल थे, फिर कोई रेड थे, कोई सफ़ेद थे, कोई पीले थे, इस तरह से इन्हें अलग अलग लक्षणों वाले चुने थे। तो प्रत्येक लक्षण मानी प्रत्येक जो पौधा होता है या जो आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं बिना किसी प्रभाव के। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, अव्यूहन मतलब उनको प्रदर्शित करना, स्वतंत्र यानी फ्रीली, तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम का मतलब होता है अपने अपने लक्षण बिना किसी प्रभाव के प्रदर्शित करना या प्रदर्शित होते हैं, जिसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये विसंयोजन का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम मैंने आपको समझा दिया। तीसरा नियम बताया मैंने, वापस रिपीट करता हूँ। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम का मतलब होता है कि जो प्रत्येक लक्षण होते हैं वो बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी रुकावट के अपने अपने लक्षणों को प्रभावित करते, अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं, उन्हें स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। अब स्वतंत्र अव्यूहन का नियम पूरा इसको रफ करने के बाद में पूरा बोर्ड में बना दूंगा कि मतलब कितने लक्षण लिए गए थे, उनका जीनोटाइप क्या है, इनका फिनोटाइप क्या है। तो थर्ड जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसको आप उतार लें। ठीक है, अब इसका
उतार ले इसको, फिर इसके बाद मैं इसको रब कर लेता हूँ। तीसरा जो नियम है वो है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन अपव्यूहन भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। इस नियम में क्या बताया गया था कि प्रत्येक जो विपर्यासी लक्षण है वो बिना किसी रुकावट के अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के एलील या फिर जो जीन होते हैं, प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के एलील या युग्म अपने अपने लक्षणों को बिना किसी रुकावट के बिना किसी दबाव के युग्म विकल्पी अपने अपने लक्षणों को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये नियम हो गया, प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के एलील या युग्म अपने अपने लक्षणों को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। इसको आप लिख लें कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या हो जाएगा कि प्रत्येक विपर्यासी लक्षण के जो एलील होते हैं या युग्म होते हैं अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ना कोई दबाव होता है। जैसे F1 पीढ़ी में दिख रहे थे, कुछ F2 पीढ़ी में, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अपने अपने लक्षण वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो इसकी परिभाषा थी वो लिख ली थी। अब इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को देखते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से क्रॉस टेस्ट करवाया था, यानी उनका संकरण करवाया था। तो जो पहला नियम था उसमें जो क्रॉस टेस्ट करवाया था वो एकल संकरण था, मतलब सिंगल संकरण था, सिंगल क्रॉस था, जिसमें हम लंबे और बोनो पौधे लिए थे, मतलब एकल क्रॉस कहते हैं, जिसमें एक ही लक्षण हो। ठीक है, अब इसमें दो लक्षण हैं, गोल व पीले हैं और हरे व जोरीदार है, तो इसको द्विसंकरण कहा जाता है। जिसमें अगर लंबाई के ही है तो उनको एकल संकरण कहा जाता है। जिसमें लंबाई के साथ में अगर कलर की भी बात कर ले अपन, या फिर उनकी संरचना की बात कर ले, तो अगर दो लक्षणों को लेके चलते हैं तो उसको द्विसंकरण कहा जाता है। तो मेंडल का जो तीसरा नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उस तीसरे नियम में इसने क्या किया था, द्विसंकरण करवाया था गोल एवं पीले के बीच में। गोल पीला और हरे जोरीदार दो दो लक्षण वाले लिए थे। तो इसमें यहाँ से देखना, यहाँ से इसको देखते हैं तो गोल के लिए तो आपका मतलब क्या, पीले के लिए तो येलो और इसके लिए कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा। हरे और जोरीदार के लिए स्मॉल आर और मतलब स्मॉल वाई और स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिया और यहाँ से आपका आ जाता है स्मॉल वाई और स्मॉल आर आ जाता है। अब इनके बीच में जब हम क्रॉस संकरण करवाते हैं,
कौन सा द्विसंकरण करवाते हैं। द्विसंकरण का मतलब बताया, जब दो लक्षण हैं आपके, तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, जिसमें आपके क्या था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर रहा। ये जो पौधे थे वो सारे के सारे पौधे, यानी सभी पौधे कैसे हैं, पीले और गोल हैं। कैसे हैं, पीले और गोल थे। इसके बाद में F2 पीढ़ी, हम यहाँ लिख लेते हैं F2 पीढ़ी। इस F2 पीढ़ी को समझते हैं। F2 पीढ़ी में वही जो इसमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब होता है F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ, कौन से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका आपस में स्वपरागण करा दिया और स्वपरागण करने के बाद F2 पीढ़ी को प्राप्त किया। स्वपरागण कैसे करा, देखो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसके बाद स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, सॉरी। इसके बाद में यहाँ से है वो हो जाएगा आपका कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसके बाद में कैपिटल आर है तो स्मॉल वाई हो जाएगा स्मॉल आर तो कैपिटल वाई, और स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है। तो इस आपस में इनका क्या करवाया, इसने क्रॉस संकरण करवाया और F2 पीढ़ी को प्राप्त है। जिस अगर इसका जो 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, पूरा आपस में क्रॉस संकरण करवाया हुआ है। जैसे इनका अगर करवाते हैं तो कैपिटल आर और कैपिटल आर तो कैपिटल आर आ गया, और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई आएगा। इनका करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर और कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल आर। इस तरह से इस पूरे का आपस में संकरण करवाया और हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। ठीक है, वापिस समझते हैं इसको। मेंडल का तृतीय नियम है जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है, जिसमें ये बताया गया है कि अपने अपने जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। द्विसंकरण करवाया, दो विपरीत लक्षण लिए, गोल व पीले लिए, हरे व जोरीदार लिए। तो इससे हमें F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें 100% सारे के सारे पौधे पीले व गोल प्राप्त हुए, पीले और गोल प्राप्त हुए। इनका क्या करवाया, स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है F1 पीढ़ी के अंतर्गत जो हमें प्राप्त होता है उसी को आपस में क्रॉस करवा देना। तो ये लिया और ये, जब इसको आपस में F2 पीढ़ी में क्या कराया, स्वपरागण कराया, तो इस तरह से हमें इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होता है। तो ये तो इसका है जीनोटाइप, ये है इसका जीनोटाइप। इसका जीनोटाइप दिखते हैं तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, इस पूरे फ्लो चार्ट में, इस पूरी सारणी में जब क्रॉस टेस्ट करवाया है, क्रॉस संकरण करवाया है, तो वो कितनी जगह है, तो ये एक जगह है। इसी तरह आपके कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर कितनी जगह है, 2। इसके बाद ये 2, फिर ये 4, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1। तो ये जितनी जगह है ये इनके अनुपात पे हमने लिख लिया। ये इसका होता है जीनोटाइप। ये क्या होता है, जीनोटाइप। जीनोटाइप की परिभाषा हमने पढ़ी, जीन संरचना या जो आनुवंशिकी होती है इसके आधार पे। तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। इस पूरे फ्लो चार्ट को आप उतार ले व्यवस्थित रूप से। इसके बाद में इसका यहाँ फिनोटाइप लिख लेता हूँ। यहाँ इसका फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, गोल व पीले, ठीक है, और हरे और जोरीदार, यानी ये हो जाएगा आपका 9:3 और ये आगा 2 ये हो जाएगा 3:1। ये तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका फिनोटाइप होगा, लक्षण प्रारूप होगा, और ये इसका जीनोटाइप है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसका जो फिनोटाइप है वो आपका हो जाएगा 9:3:1। इस पूरे को एक बार उतार ले हम। इसके बाद में हम मेंडल के जो अपवाद हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको उतार ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखो, मेंडल का ये जो तीसरा नियम है, मेंडल का ये थर्ड नियम है, स्वतंत्र अवयवन का नियम। द्विसंकरण करवाया, F1 पीढ़ी में 100% पीले गोल प्राप्त हुए, आपस में स्वपरागण कराया F2 पीढ़ी में, और F2 पीढ़ी का जीनोटाइप ये रहा। इसके बाद फिनोटाइप पूछे तो ये हो जाएंगे आपके हरे
जोरीदार और हरे और गोल, इसके बाद पीले जोरीदार और पीले गोल। इस तरह से ये 9:3 और 3:1 में हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने आपकी जो बेसिक जो परिभाषाएं थी, जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है या फिर मेंडल के नियमों को समझने के लिए जो आवश्यक थी, उन परिभाषाओं को पढ़ा। परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में हमने मेंडल के तीनों नियमों को पढ़ा। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, जिसमें कोई एक लक्षण प्रभावी होता है। दूसरा था पृथक्करण का नियम, जब युग्मक का निर्माण होता है तो जो युग्म विकल्पी जाते हैं तो कोई एक ही जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसे इनके शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। तीसरा था स्वतंत्र अव्यवन का नियम, जिसमें सभी लक्षण अपने अपने मतलब जो भी युग्म विकल्पी होते हैं तो वो अपने अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हमने तीनों नियमों को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब जो है कल इस नियम से क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं उस पर बात करेंगे और इनके अपवाद पे बात करेंगे, क्योंकि मेंडल ने 3 नियम दे दिए लेकिन इन 3 नियमों के अपवाद भी है, तो हमें क्वेश्चन के साथ में उन अपवाद को भी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ अपवाद से बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि जो फिनोटाइप जीनोटाइप सभी बच्चे रट लेते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है तो उसके अपवाद से और उसके मतलब इन चीज़ों को मिला के किसी और नए क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।